हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग अपना दूसरा चैप्टर शुरू करने चल रहे हैं जिसका नाम है बहुपद, जिसे हम लोग पॉलिनोमियल्स कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करूँ इससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने पहले चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ बातें फिर से याद करनी होंगी, कुछ बातें आपको रिवाइज करनी होंगी जो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। जैसे चर राशियां क्या होती हैं। चर राशियों के बारे में आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। चर राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जिनका मान निरंतर बदलता रहता है या वे राशियां जिनका मान बदल सकता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? चर राशियां कहते हैं। चर राशियों को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, जैसे एक्स वाई जेड, है ना। इस तरह से हम लोग चर राशियों को प्रदर्शित करते हैं। तो चर राशियों के बारे में आपको पता है कि वे राशियां जिनका मान बदल सकता है, जिनका मान निरंतर बदलता रहता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? चर राशियां कहते हैं। इसके बाद बारी आती है अचर राशियों की। अचर राशियों के बारे में आप जानते हैं, वे राशियां जिनका मान कभी नहीं बदलता, वे राशियां जिनका मान कभी नहीं बदलता, उन्हें हम लोग अचर राशियां कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। इस तरह से सभी संख्याएं क्या हैं? अचर राशियों में आती हैं। क्यों? क्योंकि इनका मान नहीं बदल सकता। 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 ही रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा। तो जिनका मान बदल जाए उनको हम लोग चर राशियां कहते हैं, और जिनका मान कभी ना बदले उन्हें हम लोग अचर राशियां कहते हैं। फिर हम लोगों ने अभी पिछले चैप्टर में, पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था पूर्ण संख्याओं के बारे में। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें प्राकृतिक संख्याओं के साथ हम लोग शून्य को भी शामिल कर देते हैं। भाई 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक, ये सभी क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। तो इन तीनों चीजों की हमें अभी आवश्यकता पड़ने वाली थी, इसीलिए हमने इनका फिर से रिवीजन कर लिया। ठीक है, तो अब हम लोग अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है बहुपद। तो बहुपद 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है बहु और दूसरा शब्द है पद, है ना। बहु का मतलब होता है बहुत से, बहु का मतलब होता है बहुत से, और पद का मतलब होता है पद, है ना। तो क्या परिभाषा बनी? क्या परिभाषा बनी? परिभाषा बनी कि वह बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक के बारे में आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। वह बीजीय व्यंजक जिसमें बहुत से पद होते हैं, जिसमें बहुत से पद होते हैं, बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो बहुपद की क्या परिभाषा है? वह बीजीय व्यंजक जिसमें बहुत से पद होते हैं, बहुपद कहलाता है। ये तो हम लोगों ने बहुपद की वह परिभाषा दी है जो हम लोग आमतौर पे अपनी बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं कि भाई वह बीजीय व्यंजक जिसमें बहुत से पद हों उसे हम लोग क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। लेकिन बहुपद की जो मुख्य परिभाषा होती है वो क्या होती है, उसे भी देखते हैं। तो ये तो हो गई हमारी पहली परिभाषा। अब इसकी जो मुख्य परिभाषा वो क्या है? कहते हैं कि वह बीजीय व्यंजक, वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, बहुपद कहलाता है। क्या परिभाषा है? कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात पूर्ण संख्याएं होती हैं, बहुपद कहलाता है। चर राशियों के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा, जिनका मान बदलता रहता है, जैसे एक्स वाई जेड, है ना। तो एक्स वाई जेड की घात में जब पूर्ण संख्याएं होंगी, पूर्ण संख्याएं मतलब 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट तक, है ना। तो जब चर राशि की घात में पूर्ण संख्याएं होती हैं तभी हम लोग उन्हें बहुपद कह सकते हैं। अगर चर राशि की घात में पूर्ण संख्याएं नहीं है तब हम उन्हें बहुपद नहीं कहेंगे। जैसे जैसे आपके सामने कुछ इस तरह से कोई बीजीय व्यंजक लिखकर आ जाए, 2x + 5,
कुछ इस तरह से लिखकर आ जाए 2x² प्लस 10x प्लस 12, है ना। कुछ इस तरह से लिखकर चला है x प्लस 1/x, कुछ इस तरह से लिखकर चला है √3x प्लस 2, या फिर कुछ इस तरह लिखकर चला है 3√x प्लस 5। ठीक है, तो आपने पिछली कक्षा में ये पढ़ा था, आपने वहां पर बहुपद की परिभाषा पढ़ी थी और फिर आपने ये भी पढ़ा था कि हम लोग कैसे जान पाएंगे कि कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद है और कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। जैसे यहाँ पर पहचान करते हैं, परिभाषा है कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याओं का मतलब क्या है? पूर्ण संख्याओं का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, है ना, डैश डैश। चर राशि की घात में यही संख्याएं होनी चाहिए, इनके अलावा कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर इनके अलावा कोई भी संख्या आती है तब हमारा बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं। पहले बीजीय व्यंजक की बात करते हैं। यहाँ पर चर राशि क्या है? चर राशि x है। x की घात में क्या है? कुछ नहीं तो 1, क्योंकि कहते हैं ना सबका मालिक 1 है ना, तो यहाँ पर क्या है? 1 है। इसका मतलब ये जो बीजीय व्यंजक दिया गया है ये बहुपद है। ठीक है, अब दूसरे वाले की बात करते हैं। दूसरे वाले में चर राशि क्या है? x की घात क्या है? 2 है और 2 पूर्ण संख्या में आती है, इसीलिए ये भी व्यंजक हमारा क्या है? बहुपद है। तीसरे वाले की बात करें तो लिखा है x प्लस 1/x, इसको हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं x प्लस, x को ऊपर ले जाऊंगा, यहाँ पर x की घात 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x की घात -1, x की घात -1। और यहाँ पर देखो चर राशि की घात में क्या आ गया? -1 आ गया। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि -1 पूर्ण संख्या नहीं होता है। ये क्या है? ये तो इंटीजर है। और कौन सा इंटीजर है? कौन सा पूर्णांक है? ऋणात्मक पूर्णांक है। और हमें क्या चाहिए? हमें तो घात में पूर्ण संख्याएं चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट, है ना, ये सभी संख्याएं चाहिए। और यहाँ पर -1 आ गया, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, किसी भी बीजीय व्यंजक में अगर चर राशि की घात में पूर्ण संख्याओं के अलावा कोई भी संख्याएं आती हैं तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, इसकी बात करें, यहाँ पर देखें, हमें ये की घात देखनी है, हमें ये नहीं देखना है कि और संख्याएं कैसी लिखी हैं, उनके साथ क्या है, कुछ नहीं, हमें सिर्फ चर राशि के बारे में बात करनी है। यहाँ पर x लिखा हूं, x की जगह पर y भी हो सकता था, जैसे मैं लिख दूं √5y² प्लस y प्लस 12। ठीक है, इस तरह से लिख दूं, तो यहाँ भी y क्या है? चर राशि है, तो हम लोग y की घात देखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर √3 है, फिर x है, फिर +2 है। हमें x की घात देखनी है और x की घात कितनी है? 1 है, यानी पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये क्या है? बहुपद है। ठीक है, अब ऐसे इस वाले की बात करें, यहाँ पर √x लिखा, आप √x को क्या लिखते हो? √x को आप x की पावर 1/2 लिखते हो। √x का क्या मतलब है? x की घात 1/2, है ना, और प्लस कितना? 5। अब यहाँ पर x की घात में क्या आ गया? 1/2 आ गया। और हमें क्या चाहिए? हमें पूर्ण संख्या चाहिए। इसका मतलब ये जो बीजीय व्यंजक दिया गया है ये बहुपद नहीं है। पास समझ में आई? अगर √x लिखा है तो x की घात 1/2 होता है। अगर कहीं ऐसा लिखा होता, यहाँ पर 3 लिखा होता और यहाँ पर x, तो इसका मतलब है आप क्यूब रूट निकाल रहे हैं, घनमूल निकाल रहे हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, x की घात 1/3। ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, ऐसे लिखा है, तो यहाँ पर 2 माना जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है x की घात 1/2। ठीक है, अगर मान लो ऐसे लिखा होता 4x, तो इसका मतलब होता है x की घात 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 2 लिखा है तो भी x पावर 1/2 होगा, और अगर कुछ नहीं लिखा है तो भी हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये क्या है? वर्गमूल है, यानी 1/2 है। ठीक है, देखो ये बात होगी। अगर इसकी आप बात करो तो ऐसे यहाँ पर y की घात देखोगे तो y की घात कितनी है? 2 है, और 2 क्या है? पूर्ण संख्या है, इसलिए ये भी क्या है? बहुपद है। तो हम लोगों ने इतना तो समझ लिया कि बहुपद क्या होते हैं? जिसमें बहुत सारे पद हों। ठीक है, बहुपद क्या होते हैं? जिसमें चर राशि की घात में पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। अगर पूर्ण संख्याओं के अलावा कोई भी संख्याएं आती हैं तो वो बीजीय व्यंजक हमारा क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो बहुपद के बारे में तो हम लोगों ने समझ लिया। अब एक और बात समझ लेते हैं कि बहुपद बनता कैसे है। बहुपद बनता कैसे है? तो बहुपद के बारे में बात करें तो कहते हैं कि बहुपद चर तथा अचर राशियों से मिलकर बनता है। चर तथा अचर राशियों से मिलकर बनता है। कोई भी बहुपद अगर है तो वो चर और अचर राशियों से मिलकर बनता है। जैसे आप बहुत सारे बहुपद ऐसे देखोगे कि उसमें पहले अचर राशि रहेगी, फिर गुणा रहेगा, फिर चर राशि रहेगी और फिर अचर राशि रहेगी, है ना।
यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस भी हो सकता है ना। जैसे जैसे मैं लिखूं 2x प्लस 5 या मैं लिखूं 4x माइनस 10, है ना। अब देखो 2 क्या है, 2 क्या है, 2 अचर राशि है। x क्या है, x चर राशि है। 5 क्या है, 5 अचर राशि है। तो हुआ ना 2x धन 5, इसका क्या मतलब है, अचर राशि गुणे चर राशि धन अचर राशि, यही तो बात आई। अब देखो इसकी बात करूं तो ये क्या है, अचर राशि, ये क्या है, चर राशि, और ये क्या है, अचर राशि। तो बात तो वही आई, अचर राशि गुणे चर राशि माइनस अचर राशि। और मैंने कहा यहाँ प्लस में जाना तो माइनस भी हो सकता है, बात आई समझ में। तो अगर आप कोई भी बहुपद देखेंगे तो वो चर और अचर राशि से मिलकर ही बना होता है, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी, हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया है। एक बात और समझ लेते हैं, एक बात और समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा 2x प्लस 5, मैंने कहा 2x प्लस 5, है ना। तो ये तो हमने कह दिया कि x क्या है, x चर राशि है, ठीक है। 5 क्या है, 5 अचर राशि है, ठीक है। देखो x के बगल जो अचर राशि लिखी होती है ना, जैसे यहाँ पर 2 है, कुछ भी हो सकता था, 3 4 5 कुछ भी हो सकता था। अगर कुछ नहीं होता, ऐसे लिखा होता तो यहां पर हम 1 मान लेते, कुछ नहीं तो 1 तो होगा ही। देखो तो ये x तो चर राशि है, 5 अचर राशि है, और x के बगल यानी चर राशि के बगल जो भी अचर राशि होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग गुणक या गुणांक बोलते हैं। गुणक या गुणांक बोलते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कोफिशिएंट बोलते हैं, है ना। तो चर राशि के बगल जो भी अचर राशि होती है उसको हम लोग गुणक या गुणांक बोलते हैं। और जिसके साथ कोई भी चर राशि ना हो, जो अकेला होता है, जैसे 5 अकेला अचर राशि है तो इसको हम लोग अचर ही बोलेंगे, है ना। इसको हम लोग गुणांक नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो जिसके साथ चर राशि लिखी हो उसको हम लोग गुणांक बोलते हैं, गुणक बोलते हैं, और जिसके साथ कोई भी चर राशि ना हो उसको हम लोग अचर राशि बोलते हैं। अब अगर इसकी बात करें तो x क्या है, x क्या है, x चर राशि है। 5 क्या है, 5 अचर राशि है, क्यों, क्योंकि ये अकेला लिखा गया है, इसके साथ कोई भी चर राशि नहीं है। 1 क्या है, 1x का गुणांक है, 1x का क्या है, गुणांक है, कोफिशिएंट है। तो चर राशि के बगल जो भी अचर राशि लिखी होती है उसको हम लोग गुणांक कहते हैं, और जो अचर राशि अकेला है तो उसको अचर ही बोलेंगे, है ना। जो अचर राशि अकेला लिखा है उसके साथ x y z कुछ भी नहीं है उसको हम लोग अचर ही बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। बहुपद का मतलब है जिसमें बहुत सारे पद हों। बहुपद का मतलब है कि चर राशि की घात में पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, है ना। बहुपद चर और अचर राशियों से मिलकर बनते हैं। अचर गुणे चर प्लस माइनस अचर, मतलब कुछ इस तरह से बहुपद आपको मिल जाएगा। यहाँ पर x जो है वो चर राशि है, और 2 क्या है, अचर राशि है, और 5 क्या है, अचर राशि है। मतलब कोई भी बहुपद अचर राशि और चर राशियों से मिलकर ही बनता है। यहाँ पर मैंने एक बात और आपको बताया कि चर राशि के बगल जो भी अचर राशि लिखे होते हैं उनको हम लोग चर राशि का गुणांक बोलते हैं, यानी गुणक बोलते हैं। यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 2 है, यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 1 है, ठीक है। बहुपद के बारे में और बात करें उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि बहुपद को हम कितने प्रकार से बांट सकते हैं, कितने प्रकार से बांट सकते हैं। तो बहुपद को हम लोग 3 प्रकार से बांटते हैं। पहला, पदों के अनुसार। दूसरा, चर राशि के अनुसार। तीसरा, घात, जिसको हम लोग अंग्रेजी में डिग्री बोलते हैं, घात के अनुसार, ठीक है। तो देखो पदों के अनुसार बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, है ना। अब कोई बहुपद ऐसा दिया गया है जिसमें केवल एक पद हो, जिसमें केवल एक पद हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक पद। जिसमें एक पद हो उसको एक पद, किसी में 2 पद है तो उसको हम लोग द्विपद बोलेंगे, किसी में 3 पद है तो उसको हम लोग त्रिपद बोलेंगे। बात समझ में आई। एक पद को हम लोग अंग्रेजी में मोनोमियल कहते हैं, द्विपद को हम लोग अंग्रेजी में बाइनोमियल कहते हैं, त्रिपद को हम अंग्रेजी में ट्राइनोमियल कहते हैं। और ऐसे
से आगे आप बांट सकते हैं, है ना। 4 पद, 5 पद, 6 पद वाले भी बहुपद होते हैं। तो अब बात करते हैं कि चर राशियों के अनुसार हम लोग बहुपद को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कोई बहुपद आपको दिया जाए उसमें केवल एक चर राशि हो, कोई बहुपद ऐसा नहीं हो सकता जिसमें 2 चर राशि हो, कोई बहुपद ऐसा हो सकता है जिसमें 3 चर राशि हो सकता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि घात के अनुसार हम लोग बहुपद को कितने भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रकार जो आता है वो क्या है, अचर बहुपद। दूसरा जो आता है वो है रैखिक बहुपद। रैखिक को हम लोग एक घातीय भी बोलते हैं। फिर अगला जो आता है उसको द्विघात बहुपद या द्विघातीय बहुपद बोलते हैं। अगला जो आता है उसे हम लोग त्रिघातीय बहुपद बोलते हैं, है ना। देखिए, अचर वाले को हम लोग अंग्रेजी में कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। रैखिक वाले को हम लोग लीनियर बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। द्विघातीय को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और त्रिघातीय को हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो किसी बहुपद को हम लोग 3 प्रकार से बांट सकते हैं। पहला पदों के अनुसार, दूसरा चर राशि के अनुसार और तीसरा घात के अनुसार, ठीक है। पदों के अनुसार हमारा बहुपद 1 पद वाला हो सकता है, 2 पद वाला हो सकता है, 3 पद वाला हो सकता है, 4 पद वाला हो सकता है, 5 पद वाला हो सकता है ना। इस तरह से हम लोग उसे बांट सकते हैं। चर राशि के अनुसार हमारा बहुपद एक चर राशि वाला हो सकता है, 2 चर राशि वाला हो सकता है, 3 चर राशि वाला हो सकता है, 4 चर राशि वाला हो सकता है ना। और घात के अनुसार बहुपद हमारा अचर हो सकता है। अचर का मतलब जिसमें चर राशि की घात क्या हो, 0। अभी हम लोग घात के बारे में भी बात करेंगे। अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि घात के अनुसार हम लोग किसी बहुपद को कितने प्रकार से बांट सकते हैं, ठीक है। तो हमारा बहुपद अचर बहुपद हो सकता है, रैखिक या एक घातीय हो सकता है, द्विघातीय हो सकता है, त्रिघातीय हो सकता है, चतुर्थ घातीय हो सकता है ना। इस तरह से हम लोग घात के अनुसार भी अपने बहुपद को बांट सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि किसी भी बहुपद की घात यानी किसी बहुपद की डिग्री क्या होती है ना। तो बात करते हैं बहुपद की घात के बारे में। घात को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे, है ना। किसी भी बहुपद की घात क्या होती है इसको समझ लेते हैं। तो किसी भी बहुपद की घात क्या होती है, किसी भी बहुपद में चर राशि की उच्चतम घात, चर राशि की उच्चतम घात बहुपद की घात यानी डिग्री जिसको हम बोलते हैं, बहुपद की घात कहलाती है। क्या कहा मैंने कहा कि किसी भी बहुपद में चर राशि की जो उच्चतम घात होती है उसे हम लोग बहुपद की घात कहते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा 2x + 4, फिर मैंने लिखा 4x² + 3x + 12, है ना। फिर मैंने लिखा 9x³ + 30x² + 35x + 45, है ना। ये मैंने कुछ बहुपद लिख दिए। अब हमें ये पता करना है कि इनमें बहुपद की घात क्या है, इनमें बहुपद की डिग्री कितनी है ना। तो देखो, सबसे पहले वाले की बात करते हैं। मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है किसी बहुपद में चर राशि की जो उच्चतम घात होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद की घात बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो चर राशि x है, x की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर बहुपद की जो घात होगी वो कितनी होगी, 1 होगी, ठीक। दूसरे वाले में बात करें, दूसरे वाले में चर राशि x दी गई है, यहाँ पर x की घात 2 है और यहाँ पर x की घात 1 है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा उच्चतम घात, तो उच्चतम घात कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो बहुपद की घात है यानी बहुपद की डिग्री वो कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। तीसरे वाले में बात करते हैं, यहाँ पर x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। तो इसका मतलब उच्चतम घात कितनी है, 3 है। तो बहुपद की घात कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है।
तो मैं उम्मीद करता हूं आप इतनी बात तो समझ गए होंगे कि बहुपद की घात क्या होती है। किसी बहुपद में जो चर राशि होती है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है, उसकी जो उच्चतम घात होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद की घात यानी बहुपद की डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ये बात समझ लिया है कि बहुपद को हम लोग घात के अनुसार कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने बांटा था, पहला प्रकार जो हमें मिला था वो क्या था, अचर बहुपद। दूसरा जो मिला था वो क्या था, रैखिक बहुपद। इसको हम लोग एक घातीय भी बोलते हैं। तीसरा जो हमको मिला वो क्या मिला, द्विघातीय। और अगला जो हमने प्राप्त किया वो क्या था, त्रिघातीय। ठीक है, ऐसे था। अच्छा, इसके आगे भी आप कर सकते हैं, चतुर्थ घातीय, पंचघातीय, है ना, आगे आप बांट सकते हैं। फिलहाल हमको इतनी की आवश्यकता है, इससे ज्यादा हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखो अचर बहुपद है, अगर अचर बहुपद है तो उसमें बहुपद की घात क्या होगी, यहां पर मैं घात लिखता हूं, घात मतलब बहुपद की घात है ना, डिग्री। ठीक है, अगर अचर बहुपद है तो उसमें यक्स की घात कितनी होगी, 0 होगी। अचर बहुपद का मतलब क्या है, अचर बहुपद का मतलब है जिसमें चर राशि ना हो, जिसमें चर राशि ना हो। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 100, कुछ भी हो सकता है। क्या मैंने इनके साथ कोई चर राशि लिखी है, कोई चर राशि लिखी है, भाई ये तो अकेले हैं, अचर है। तो अगर ऐसा आपको कोई भी पद मिलता है, ऐसा कोई भी टर्म मिलता है, तो वो भी बहुपद है, वो भी क्या है, बहुपद है। बस फर्क क्या है कि अगर उसके साथ चर राशि नहीं है तो क्या है, अचर बहुपद है। तो अचर बहुपद में बहुपद की घात कितनी होती है, 0 होती है। कैसे, देखो 1 को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, 1 into 1, एक का एक में गुणा करोगे एक ही आएगा। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, x की घात 0, बिल्कुल लिख सकता हूं। आपको पता है किसी भी संख्या, किसी भी अक्षर की घात में अगर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। तो x की घात 0 का मतलब क्या होगा, 1 ही होगा। तो इस पर तो कोई फर्क पड़ा नहीं, वो एक पहले भी था अब भी है। यहां पर x की घात कितनी है, 0 है, इसका मतलब बहुपद की घात कितनी होगी, 0 होगी। ऐसे आप 2 को लिख सकते हो, 2 into 1, 2 का एक गुणा करोगे 2 ही आएगा। और आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 into x पावर 0। यहां भी क्या है, x की घात 0 है। तो किसी भी अचर राशि को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, उसके साथ x का गुणा कर दो और घात में 0 लगा दो, इसका मान क्या होगा, 1 होगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या है, ये मिलाकर कुल अचर ही है, ये अचर ही है, लेकिन इसको हमने बहुपद के रूप में लिख दिया है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अचर बहुपद बोलते हैं। घात में 0 लगा दिया तो इसका मान 1 हो गया, ये 100 था, 100 ही रहेगा। बात समझ में आई। तो कोई भी अगर अचर बहुपद आपको दिया गया है, कोई भी अचर बहुपद अगर आपको दिया गया है तो उसमें बहुपद की घात कितनी होगी, 0 होगी। ये बात समझ गए होंगे। अब बात करते हैं रैखिक बहुपद की। रैखिक बहुपद मतलब एक घातीय, तो इसमें बहुपद की घात कितनी होगी, 1 होगी। इसमें बहुपद की घात कितनी होगी, 1 होगी। देख लो ये होगा, x की घात कितनी है, 1। ऐसा भी तो आप लिख सकते हो, केवल 2x लिख दो, ये भी तो एक बहुपद है भाई। आगे अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर आप 0 लिख दो, हो गया उसी रूप में, है ना। तो ये भी बहुपद है, और कैसा बहुपद है, एक घातीय मतलब रैखिक है। क्यों, क्योंकि इसमें x की घात कितनी है, 1 है। अगर कहीं अकेला x लिखा हो तो ये भी क्या है, ये भी बहुपद है। और कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसमें x की घात कितनी है, 1 है। आगे अगर आप कुछ लिखना चाहते हो तो ऐसे 0 लगा दो, सुंदर लगेगा थोड़ा, है ना, हो गया बहुपद। ठीक है। अच्छा, द्विघातीय बहुपद में बहुपद की अधिकतम घात कितनी होगी, 2 होगी। नाम से स्पष्ट है भैया, देख लो, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, ये क्या है, ये द्विघातीय बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसमें बहुपद की घात 2 है। अगर कहीं ऐसा लिखा हो अकेला तो ये भी तो द्विघातीय बहुपद है। क्यों, क्योंकि हमें तो चर राशि की अधिकतम घात देखनी है, चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, इसलिए क्या है, द्विघातीय बहुपद है। जरूरी थोड़ी है कि ऐसे लिखा हो तभी वो द्विघातीय बहुपद है। हमें तो x की अधिकतम घात से मतलब है, अगर अकेला x स्क्वायर लिखा है तो वो भी द्विघातीय बहुपद है। ठीक है। ऐसे त्रिघातीय बहुपद की बात करेंगे तो इसमें अधिकतम घात कितनी होगी, 3 होगी। देख लो, 3x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 10, ऐसा हो सकता है। इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, 3,
ये क्या है? त्रिघातीय बहुपद है। ऐसा भी तो हो सकता है अकेला लिखा हो x क्यूब, ये भी त्रिघातीय बहुपद है। ये भी क्या है? त्रिघातीय बहुपद है। इसमें x की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। बात समझ में आई? तो जो हमने घात के अनुसार बहुपद बांटे थे उनमें उनकी घात क्या थी? अचर वाले में बहुपद की घात 0 होगी, रैखिक वाले में बहुपद घात 1 होगी, मतलब x की अधिकतम घात 1 होगी। द्विघातीय में बहुपद की घात 2 होगी, मतलब x की अधिकतम घात 2 होगी। और त्रिघातीय में बहुपद की घात 3 होगी, मतलब x की अधिकतम घात 3 होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बहुपद की घात के बारे में बात करते हैं। तो ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि बहुपद को हम लोग घात के अनुसार कितने भागों में बांट सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बात छूट गई, उसको भी देख लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि अचर बहुपद वे बहुपद होते हैं जिसमें घात क्या होती है? जिसमें घात 0 होती है। किसकी? बहुपद की, मतलब चर राशि की। चर राशि की घात कितनी होगी? 0 होगी। जैसे मैंने कहा था कि 1, तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 × x पावर 0। यहाँ पर चर राशि की घात कितनी है? 0 है। ऐसे अगर 2 है तो इसको लिख सकते हैं 2 × x पावर 0। इसकी घात 0 है और इसका मान क्या आएगा? 2 ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसका मान 1 हो जाएगा। ऐसे आप कोई भी संख्या ले सकते हो, 5 ले लो, 5 को आप क्या ले सकते हो? 5 × x पावर 0। तो यहाँ पर चर राशि की घात कितनी है? 0 है, मतलब बहुपद की घात कितनी है? 0 है। तो अचर बहुपद अगर आपको दिया गया है तो उसकी घात कितनी होगी? 0 होगी। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बात छूट गई, 0 की बात करूँ, 0 की। क्या 0 अचर नहीं है? बिल्कुल। जैसे 1 है, 2 है, 5 है, वैसे 0 भी है। तो अगर मैं 0 को लिखना चाहूं तो क्या मैं 0 को ऐसा नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। और इसकी घात कितनी है? 0। तो ये भी तो अचर बहुपद है। बिल्कुल। ये भी क्या है? ये भी अचर बहुपद है। लेकिन अगर हम 0 की बात करें तो 0 को हम लोग एक नया नाम देते हैं। कहने का मतलब है एक अलग नाम देते हैं, और वो अलग नाम होता है शून्य बहुपद। अलग नाम होता है क्या? शून्य बहुपद। अब ये नाम क्यों पड़ा इसका? ये नाम पढ़ने का कारण क्या है? तो ये नाम पढ़ने का मेन कारण क्या है उसको समझते हैं। आपने कहा 0 को मैं लिख सकता हूं 0 × x पावर 0। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू 0 है। क्यों? क्योंकि x की पावर 0 का मान हो जाएगा 1, और 1 का 0 में गुणा करोगे तो वापस आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, क्या मैं 0 को ऐसा नहीं लिख सकता? 0 × x पावर 1, ये भी तो 0 देगा। और क्या मैं 0 को ऐसा नहीं लिख सकता? 0 × x पावर 2, 0 का इसमें गुणा करोगे आपको 0 ही मिलेगा, तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं। आप 0 को लिख दो ना, ऐसे 0 को लिख दो x पावर 100, कोई फर्क पड़ा नहीं। आप 0 को लिख दो x पावर 1000, कोई फर्क पड़ा नहीं? पड़ा फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ा। x पावर 100 का कोई भी मान रख दो, 0 में गुणा करोगे तो 0 ही देगा। मतलब क्या है? देखो यहां पर x की घात कितनी थी? 0 थी। यहाँ पर x की घात कितनी है? 1 है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 1000 है। आप क्या देख रहे हो? अगर 0 अचर बहुपद है तो इसकी घात कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 1000 है। देख रहे हैं कि चर राशि की घात बदलती जा रही है, लेकिन 0 पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अगर हम लोग 0 की बात करें तो 0 एक अकेला ऐसा इंटीजर है जो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। ये एक अकेला कंप्लीट इंटीजर होता है ना। ये जिसके साथ मिलेगा उसका नाश ही कर देगा, है ना, उसका नाश ही कर देगा। तो यहाँ पर देखो 0 को हम अचर बहुपद नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते भाई? अचर बहुपद के लिए कंडीशन ये है कि चर राशि की घात 0 होनी चाहिए, तभी उसको हम अचर बहुपद बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 हो रहा है, यहाँ पर 2 हो रहा है, यहाँ पर 100 हो रहा है, यहाँ पर 1000 हो रहा है। इसका मतलब यह है कि 0 अचर बहुपद नहीं है, इसलिए इसको हमने नाम दिया गया शून्य बहुपद। और एक बात और यहाँ पर आपको समझ लेनी है कि शून्य बहुपद के बारे में, कि शून्य बहुपद के घात अपरिभाषित होती है। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। ये बात आपको याद रखनी है कि शून्य बहुपद की जब भी बात की जाएगी तो उसकी घात अपरिभाषित है, नॉट डिफाइन है। क्यों? देख लो, यहाँ पर 0 था, वहां पर 1 था, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 100 था, यहाँ पर 1000 था, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए शून्य बहुपद की घात के बारे में हम लोग कोई बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अब बात करते हैं कि बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, मतलब किसी बहुपद को हम लोग व्यापक रूप में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे अचर बहुपद के बारे में। और अचर बहुपद को आप प्रायः ax पावर 0 के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर कंडीशन ये होती है कि a 0 नहीं हो सकता, a 0 नहीं हो सकता। अगर आपने a को 0 कर दिया तो ये पूरी संख्या हो जाएगी 0, और अगर ये पूरी संख्या हो गई 0 तो वो अचर बहुपद नहीं होगा, वो क्या होगा? शून्य बहुपद हो जाएगा।
बात समझ में आई? तो इसलिए ए जीरो नहीं हो सकता। और एक्स पावर जीरो का मान आप जानते हैं, एक होगा। एक का इसमें गुणा करोगे तो आपको ए मिल जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया कि 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है, अचर बहुपद है। तो ए का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अचर बहुपद को हम लोग ए एक्स पावर जीरो के रूप में लिखते हैं। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अचर बहुपद में बहुपद की घात क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। अब बात करें रैखिक बहुपद की, तो रैखिक बहुपद को हम लोग ए एक्स प्लस बी के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर ए और बी क्या है, कोई भी संख्याएं हो सकती हैं, कोई भी संख्याएं हो सकती हैं। यहाँ पर एक्स की घात कितनी है, 1 है, इसलिए क्या है, रैखिक है। यहाँ पर कंडीशन क्या होती है कि ए जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए को आपने जीरो कर दिया तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। और अगर ये पूरा खत्म हुआ तो क्या मिलेगा, बी मिलेगा। क्या मिलेगा, बी मिलेगा। और अकेला बी अगर मिलेगा तो रैखिक कहाँ रहेगा, वो तो अचर हो जाएगा। इसलिए कंडीशन है कि यहाँ पर ए जीरो नहीं हो सकता। अगर ये जीरो हो गया तो ये पूरा जीरो हो गया और सिर्फ आपको बी मिलेगा, तो ये रैखिक ना होके अचर बहुपद हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करेंगे द्विघाती बहुपद की। तो द्विघाती बहुपद की बात करें तो इसे हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में, ठीक है। यहां पर भी कंडीशन वही होती है कि ए जीरो नहीं हो सकता। अगर आपने ए को जीरो कर दिया तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। और अगर ये पूरा जीरो होगा तो बी एक्स प्लस सी का क्या मतलब है, ये तो रैखिक हो गया, ये तो रैखिक हो गया, इसलिए ए जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे त्रिघाती बहुपद की बात करें तो इसे हम लोग लिखते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहां पर एक्स की घात कितनी है, 3 है, इसलिए त्रिघाती है। यहां पर भी कंडीशन नहीं होती है कि ए जीरो नहीं हो सकता। और ए बी सी की कोई भी संख्याएं हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ए जीरो नहीं हो सकता। अगर ए को जीरो कर दिया तो ये पूरा हो जाएगा खत्म। और अगर ये पूरा खत्म हो गया तो इसको ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, ये द्विघाती बहुपद हो गया। त्रिघाती कहाँ रह गया, इसलिए ए जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इतनी बातें आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब एक बात और समझ लेते हैं, एक बात और समझ लेते हैं। बहुपद में अधिकतम पदों की संख्या, अधिकतम पदों की संख्या, ठीक है। देखो कोई भी बहुपद अगर दिया जाए तो उसमें अधिकतम कितने पद होंगे, उसमें अधिकतम कितने पद होंगे, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो अगर अचर बहुपद है, अगर अचर बहुपद है तो उसमें अधिकतम कितने पद होंगे, एक पद होंगे। देख लो ये अकेला है, ये पूरा क्या है, एक पद है, ये अकेला है, इसलिए अचर बहुपद में कितने पद होंगे, एक होंगे, अधिकतम एक पद होंगे, ठीक है। रैखिक बहुपद की बात करें तो इसमें अधिकतम कितने पद होंगे, दो पद होंगे। देख लो एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया। यहाँ पर अधिकतम की बात हो रही है, कम से कम की बात नहीं हो रही। अगर कम से कम की बात होती तो रैखिक बहुपद में कम से कम एक पद होता। जैसे देख लो भाई, मैंने कहा था कि 2x + 5 ये क्या है, ये रैखिक बहुपद है। लेकिन इसे मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, इसमें देखो इसमें दो पद है, उसमें क्या है, एक पद है। तो अधिकतम दो पद हो सकते हैं और न्यूनतम एक पद हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अधिकतम की बात हो रही है तो रैखिक बहुपद में अधिकतम दो पद होंगे। ऐसे द्विघाती बहुपद की बात करें तो इसमें 1 2 3 अधिकतम कितने पद होंगे, 3 पद होंगे। कम से कम एक पद हो सकता है, कम से कम एक पद हो सकता है। आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, ये भी क्या है, द्विघाती बहुपद है और इसमें क्या है, एक ही पद है। तो अधिकतम 3 होंगे और कम से कम एक होगा, ठीक है। त्रिघाती बहुपद की बात करें तो इसमें अधिकतम कितने होंगे, 4 होंगे। देखो 1 2 3 4। और कम से कम कितना होगा, एक होगा। देख लो ये भी एक त्रिघाती बहुपद है और इसमें क्या है, एक पद है, ठीक है। तो अगर अचर बहुपद दिया गया तो उसमें अधिकतम एक पद होगा, रैखिक बहुपद में अधिकतम दो पद होगा, द्विघाती बहुपद में अधिकतम 3 पद होगा और त्रिघाती बहुपद में अधिकतम 4 पद होगा। इतनी बात आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। अब एक और छोटी सी बात कर लेते हैं, इसके बाद जो भी बातें करनी होंगी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जैसे बहुपद को हम लोग प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो बहुपद को हम लोग प्रायः px से लिखते हैं या qx से लिखते हैं, है ना, या pt से लिखते हैं, है ना। इस तरह से हम लोग उसे प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लो कोई बहुपद आपको दिया गया 2x + 5, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, px = 2x + 5। यहाँ पर p बता रहा है कि ये एक बहुपद है और x का मतलब है कि इस बहुपद में x क्या है, चरराशि है। बात समझ में आई। ऐसे मान लो कि आपको कोई बहुपद दे दिया 2x² + 4x, है ना, +10। क्यों बता रहा है कि ये एक बहुपद है और x का मतलब क्या है कि इसमें चरराशि क्या है, x है। बात समझ में आई। ऐसे कोई बहुपद आपको दे देगा t² - 2t, ये भी एक बहुपद है लेकिन इसमें चरराशि क्या है, t है। तो इस तरह से आप बहुपद को प्रदर्शित करते हैं। फिलहाल आपको पूरे चैप्टर में बहुपद को px से ही डिनोट करना है ना। कहीं कहीं पर ऐसी कंडीशन आ सकती है जहां पर आप qx और pt से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी।
ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। लाइक करने में कोई खर्चा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और बच्चे सीख सकें और बच्चे जान सकें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिख के आ रहा होगा, वहाँ पर दबाएं, घंटे वाली बटन को दबाएं और आप पर क्लिक कर दें। सब्सक्राइब करने में कोई खर्चा नहीं है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, घंटे वाली बटन दबाएंगे, आप पर क्लिक करेंगे तो जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी सूचना तुरंत मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करने में व्यस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।